वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 52 की बेस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। तो क्वेश्चन का डाटा है कि एन एंटिटी हैज़ अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवार्ड द कस्टमर विद 1 कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट फॉर एवरी ₹10 ऑफ परचेजेज। यानी जब कस्टमर ₹10 की परचेजेस करता है तो उसको एक लॉयल्टी पॉइंट मिलता है। ईच पॉइंट इज रिडीमेबल फॉर अ ₹1 डिस्काउंट ऑन एनी फ्यूचर परचेजेज ऑफ द एंटिटीज प्रोडक्ट। यानी फ्यूचर में जब वो परचेजेस करेंगे तो उनको ₹1 का डिस्काउंट मिलेगा हर पॉइंट के अगेंस्ट। तो अपेरेंटली हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट की जो वर्थ है वो ₹1 है, लेकिन ज़रूरी नहीं होगा कि सारे के सारे पॉइंट्स रिडीम होने हो। तो इस बेसिस पर जो पॉइंट की वैल्यू है वो कम भी हो सकती है। ड्यूरिंग 2017 कस्टमर्स परचेज प्रोडक्ट ऑफ ₹100,000 एंड अर्न 10,000 पॉइंट्स दैट आर रिडीमेबल फॉर फ्यूचर परचेजेस। क्योंकि ₹10 के हिसाब से 10,000 पॉइंट्स बनेंगे 100,000 की परचेजेस पे। द कंसिडरेशन इज फिक्स्ड एंड द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ऑफ द परचेज प्रोडक्ट इज 100,000। यानी जो हमने वो गुड्स बेची उनकी वैसे नॉर्मल प्राइस भी 100,000 ही है। एडिशनली अब हमने अपने कस्टमर्स को जो है पॉइंट्स दिए हैं। द एंटिटी एक्सपेक्ट्स 9,500 पॉइंट्स टू बी रिडीम। के पॉइंट्स तो लोगों ने अर्न किए हैं 10,000, लेकिन वो आकर इसमें से इस्तेमाल कितने करेंगे 9,500। ये हमारा एक एस्टिमेट है। एट द एंड ऑफ 2017 4,500 पॉइंट्स हैव बीन रिडीम एंड द एंटिटी कंटिन्यूज टू एक्सपेक्ट 9,500 पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड इन टोटल। तो सारे पॉइंट्स रिडीम नहीं हुए 2017 में, 4,500 पॉइंट्स रिडीम हुए और टोटल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9,500 पॉइंट्स रिडीम हो जाएंगे मिलाकर। एट द एंड ऑफ 2018 8,500 पॉइंट्स हैव बीन रिडीम्ड क्यूमुलेटिवली, यानी 2017 और 18 में मिलाकर, और 2018 में 4,000 में। द एंटिटी अपडेट्स इट्स एस्टिमेट फॉर द पॉइंट्स दैट विल बी रिडीम्ड एंड नाउ एक्सपेक्ट दैट 9,700 पॉइंट्स विल बी रिडीम्ड। सो हमारा एस्टिमेट इंक्रीज हो गया है कि जी पहले हम सोच रहे थे 9,500 पॉइंट्स जो हैं वो रिडीम होंगे, अब 9,700 पॉइंट्स रिडीम होने का एस्टिमेट है। एट द एंड ऑफ 2019 नेक्स्ट ईयर आ गया, 9,600 पॉइंट्स हैव बीन रिडीम क्यूमुलेटिवली, यानी तीनों सालों में 2017, 18, 19, यानी इस साल में 1,100 पॉइंट्स रिडीम हुए हैं। एंटिटी एस्टिमेट्स दैट नो फर्दर पॉइंट्स शैल बी रिडीम। अब मजीद किसी पॉइंट के रिडीम होने का चांस नहीं है, स्कीम हैज़ बीन टू ओल्ड। तो अब जो है काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में रिक्वायरमेंट ये है कि एलोकेशन करें ट्रांजैक्शन प्राइस की अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन इज मेड ऑन कैश बेसिस। तो जो हमने सेल की है 100,000 की, ये कैश बेसिस पर हुई है। इस बेसिस पर अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा, सबसे पहले हम एलोकेशन करेंगे और फिर ईयर वाइज 2017, 18 और 19 की जो है कैलकुलेशंस करके एंट्रीज भी पास करेंगे। तो आंसर डेवलप करते हैं। सबसे पहले हमें एक पॉइंट की जो है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो हम ये देख रहे हैं कि टोटल जो पॉइंट्स अर्न हुए हैं वो 10,000 है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमें अमाउंट इनकर करनी पड़ेगी वो 9,500 होगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 10,000 पॉइंट के अगेंस्ट सिर्फ 9,500 पॉइंट्स जो हैं वो रिडीम हो रहे होंगे। इस बेसिस पर अगर हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ पॉइंट कैलकुलेट करें तो ₹1 का एक पॉइंट है और 10,000 में से 9,500 रिडीम होंगे। तो ₹1 के अगेंस्ट हम समझते हैं कि 0.95 की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। तो ₹0.95 95 पैसा जो है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ पॉइंट्स आ जाती है। अब अगर हम इसकी एलोकेशन करना चाहते हैं तो हम लिस्ट कर लेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टैंड लोन प्राइस और फिर एलोकेटेड प्राइस और फिर एलोकेटेड प्राइस के लिए हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेंगी, तो उनका कॉलम भी बना लेते हैं। अब एक तो हमारे पास प्रोडक्ट है और एक हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनसे हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है 100,000, और जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है
कि 0.95 है और 10,000 पॉइंट्स की जो वैल्यू बनेगी वो 9500 बनेगी। तो ये टोटल बन जाता है हमारे पास 109,500। अब हमें जो टोटल कंसिडरेशन रिसीव हो रही है कस्टमर से वो है 100,000। तो हमने 100,000 को इन दो जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर एलोकेट करना है। तो प्रोपोर्शनेटली एलोकेट अगर हम करते हैं तो 1 लाख डिवाइड बाय टोटल 109,500 इंटू 100,000, तो ये कैलकुलेशन हमें एलोकेटेड प्राइस देती है 91,324 की। इसी तरह पॉइंट्स की बात करें तो 9500 डिवाइड बाय 109,500 इंटू 100,000, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8676। तो एलोकेशन की बेस पर हमें जब प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू 91,324 का रिकग्नाइज करना चाहिए और पॉइंट्स की सेटिस्फैक्शन पर 8676 का टोटल रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम 2017 की कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। तो एलोकेटेड प्राइस पर पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी जो टोटल एलोकेटेड प्राइस है वो 8676 है और 9500 पॉइंट्स जो हैं वो हम समझते हैं कि रिडीम होंगे। तो इसका मतलब है कि पर पॉइंट जो हमारे पास एलोकेटेड प्राइस आ जाती है दैट इज़ 0.9133। इसकी बेस पर अब हमें ये देखना है कि हम रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे 2017 में। अब 2017 में कितने पॉइंट्स रिडीम हुए हैं उनको देखते हैं। 4500 पॉइंट्स रिडीम हुए हैं और हमारा टोटल पॉइंट्स का जो एस्टिमेट है वो 9500 पॉइंट्स ही है। तो 4500 पॉइंट्स इंटू 0.9133 ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, तो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए वो 4110 होना चाहिए और बाकी अमाउंट जितने का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको हमें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बाकी अमाउंट जो हमारी बनेगी दैट वुड बी 8676 जो टोटल अमाउंट थी उसमें से हम जो रेवेन्यू रिकग्नाइज करें वो निकाल देंगे, तो बाकी अमाउंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की आ जाएगी 4566। अब इस पर हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 2017 में हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि हमें पैसे जो रिसीव हुए 100,000, उसमें से हम जो प्रोडक्ट का रेवेन्यू है वो 91,324 का रिकॉर्ड करेंगे, जो पॉइंट्स का रेवेन्यू है वो 4110 का रिकॉर्ड होगा और रिमेनिंग अमाउंट हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो 2017 की हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब हम 2018 की तरफ चलते हैं। 2018 में एक तो क्यूमुलेटिव पॉइंट्स 8500 हो चुके हैं, दूसरा ये कि हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया है और वो एस्टिमेट है 9700 पॉइंट्स का। तो ऑन दिस बेसिस हम रिवाइज्ड एस्टिमेट पर अगर एलोकेटेड प्राइस पर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो 8676 जो हमने ओरिजिनल ये अमाउंट एलोकेट की थी और अब हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट 9700 पॉइंट्स का है, तो दैट वुड बी 0.8944। हमारा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होना चाहिए क्यूमुलेटिव रेवेन्यू 2018 तक यानी 17 और 18 दोनों का मिलाकर, तो हमारे 8500 पॉइंट्स रिडीम हो चुके हैं, तो उसको हम इस एलोकेटेड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दैट वुड बी 7602। जो ऑलरेडी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं 2017 में वो अगर माइनस कर देते हैं हम 4110 जो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया था, तो हमारे पास जो बाकी अमाउंट बचती है ये वो अमाउंट है जो अब हमें 2018 में रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। जितना हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे अब उतने से हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब 2019 की तरफ चलते हैं।
2019 में क्यूमुलेटिव 9600 पॉइंट्स रिडीम हुए और फर्दर कोई पॉइंट्स जो हैं वो रिडीम नहीं होने, तो इसका मतलब है कि हमारा जो टोटल एस्टिमेट है वो भी 9600 का ही है। तो बेस्ड ऑन दिस हम एलोकेटेड प्राइस पर यूनिट का रिवाइज्ड एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे। हमने जो अमाउंट एलोकेट की थी वो थी 8676। इसको रिवाइज्ड एस्टिमेट 9600 यूनिट्स पे लेकर जाते हैं तो पर पॉइंट 0.9038 आएगा। तो एलोकेटेड प्राइस पर पॉइंट के बाद अब हम बात करेंगे कि हमारा क्यूमुलेटिव रेवेन्यू 2019 तक कितना बनना चाहिए। तो पूरे 9600 पॉइंट्स जो हैं उनकी अगर हम बात करते हैं 0.9038 के हिसाब से, तो दैट वुड बी 8676। ये अमाउंट बेसिकली टोटल अमाउंट भी है जो एलोकेटेड थी। इसमें से हमने 2017 में कुछ रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया, दैट इज़ 4110 एज रिकॉर्डेड हेयर, और कुछ रेवेन्यू हमने 2018 में रिकॉर्ड कर लिया है 3492। इन दोनों को नेट कर दें तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1074। ये वो अमाउंट है जो अब हमें 2019 में रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 1074 का और इतने से ही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमने बेसिकली अगर आप नोटिस करें तो जो प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम पर रिकग्नाइज़ किया, जबकि जो पॉइंट्स हैं उनको ओवर टाइम रिकग्नाइज़ किया, लेकिन इस बेसिस पर रिकग्नाइज़ किया कि जिस हिसाब से उन पॉइंट्स की रिडेम्पशन हो रही थी, जो जैसे जैसे वो रिडीम होते गए उस हिसाब से हम करते गए। और स्पेशली जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपका फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट चेंज हो सकता है। तो पहले हमारा एस्टिमेट 9500 से बढ़ के 9700 हुआ, फिर एस्टिमेट 9700 से कम होकर 9600 हुआ। तो एस्टिमेट कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आप प्रीवियस ईयर्स की एंट्रीज़ को चेंज नहीं करते और आप उसकी एडजस्टमेंट को जो करंट ईयर के अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 63 की बेस पर बना हुआ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे बेसिकली। तो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट होता क्या है? बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट ये होता है कि जब एक कस्टमर गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि इसकी बिलिंग कर दी जाए, इसकी इनवाइस दे दी जाए, और वो उसके पैसे देने के लिए तैयार होता है क्रेडिट पर या कैश पर, और वो लेकिन ये कहता है सेलर को कि फ़िलहाल ये गुड्स आप अपने पास रखें मेरी अमानत के तौर पे, और फिर जब मुझे मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का या ज़रूरत जब होगी तो तब मैं आपके पास से गुड्स पिक करवा लूँगा। तो इसकी सर्टन सिचुएशंस होती हैं कि अगर सिचुएशन इस किस्म की हो कि रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हो रहे हों, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो फिर चाहे फिजिकल पोजेशन सेलर के पास ही क्यों ना हो, रेवेन्यू को रिकग्नाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक सिनेरियो है जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन का डाटा है कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर ऑन 1 जनवरी 2018 for the sale of a machine and spare parts. The manufacturing lead time for the machine and spare parts is 2 years. Upon completion of manufacturing, the entity demonstrates that the machine and spare parts meet the agreed upon specification in the contract. The promises to transfer the machine and spare parts are distinct. यानी दोनों को हम अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर करेंगे। ऑन 31 दिसंबर 2019 जब 2 years कंप्लीट हो गए, कस्टमर पेज ₹5 million फॉर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स बट ओनली टेक्स फिजिकल पोजेशन ऑफ द मशीन। यानी पैसे दोनों चीज़ों के दे दिए लेकिन फिजिकल पोजेशन सिर्फ मशीन की दी। द 80% ऑफ ₹5 million इज टू बी एलोकेटेड टू मशीन एंड रिमेनिंग 20% टू स्पेयर पार्ट्स। अब यहाँ पर हम जो है एलोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी आ गई, 4 million एंड 1 million। तो स्पेयर पार्ट्स की फिजिकल पोजेशन नहीं ली गई तो उसके बारे में कुछ मजीद बातें भी हैं। Although the customer inspect and accept the spare parts, the customer requests that the spare parts to be stored at the entity's warehouse because of its close proximity to the customer's factory। तो कस्टमर ने जो है इंस्पेक्शन भी कर ली है, स्पेयर पार्ट्स को एक्सेप्ट भी कर लिया कि ओके हैं, लेकिन खुद ये रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि कस्टमर की फैक्ट्री के करीब है एंटिटी का वेयर हाउस, तो स्पेयर पार्ट्स वहीं पे रखे जाएं। द कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल टू द स्पेयर पार्ट्स, यानी उसने लीगल ऑनरशिप भी एक्सेप्ट कर लिया। कोई नुकसान होगा तो लीगली वो भी कस्टमर का होगा। एंड द पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू द कस्टमर।
Furthermore, the entity stores the spare parts in a separate section of its warehouse and the parts are ready for immediate shipment at the customer's request. तो हमने जो स्पेयर पार्ट स्टोर किए हैं वो इस तरीके से किए हैं कि अलग रखे हुए हैं, बिल्कुल आइडेंटिफाइड हैं, और जब कस्टमर की रिक्वेस्ट होगी तो हम उन्हें फॉरन शिपमेंट कर सकते हैं. The entity expects to hold the spare parts for 2 to 4 years and the entity does not have the ability to use the spare parts or direct them to another customer. यानी हम वो स्पेयर पार्ट्स ना खुद यूज़ कर सकते हैं ना हम किसी और कस्टमर को सेल कर सकते हैं. तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये रिफ्लेक्ट करता है कि बेशक फिजिकल पोजेशन हमारे पास है, जो रिस्क एंड रिवार्ड्स हैं, जो कंट्रोल है उन स्पेयर पार्ट्स का, वो कस्टमर को ट्रांसफ़र हो चुका है और इसलिए हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं. द एंटिटी विल रिसीव ₹15,000 पर मंथ फ्रॉम द कस्टमर एज कस्टोडियल चार्जेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स एट इट्स प्रेमिसेस. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एवेल्यूएट द अबव अकॉर्डिंग टू IFRS 15, यानी IFRS 15 के जो रूल्स हैं उनको सामने रखते हुए हमने स्टेप 1 to 5 में पूरी एप्लीकेशन कैसे की जाएगी. सो स्टेप वाइज इसको आंसर में डिस्कस करेंगे. तो आंसर की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले हम आंसर में स्टेप 1 की बात करेंगे, दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट. डेफिनेटली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एंटिटी एंड द कस्टमर, जो कि क्वेश्चन में भी हमें बताया हुआ है, और एक ही कॉन्ट्रैक्ट है. सो देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर. नेक्स्ट हमारा स्टेप 2 जो होगा वो होगा कि हमने आइडेंटिफाई करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को. अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है हमारे पास मशीन स्पेयर पार्ट्स, जो कि डिस्टिंक्ट हैं, यानी दोनों अलग अलग हैं, और इसके अलावा कस्टोडियल चार्जेस. तो वी कैन से कि हमारी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो 3 हैं. देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दैट इज द प्रोमिसेस टू प्रोवाइड. नंबर 1 हमने प्रोवाइड करनी है मशीन, नंबर 2 हमने प्रोवाइड करने हैं स्पेयर पार्ट्स, और नंबर 3 हमने कस्टोडियल सर्विसेज देनी है फॉर स्पेयर पार्ट्स. तो इसके बाद हम चलते हैं और स्टेप 3 की बात करते हैं. तो स्टेप 3 होता है कि डिटरमिन करना होता है हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को. तो ट्रांजैक्शन प्राइस के बारे में देखते हैं कि एक तो हमें मशीन और स्पेयर पार्ट्स के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस 5 मिलियन की गिवन है, और वेरिएबल अमाउंट भी है जो कस्टोडियल सर्विस के लिए है, जो कि 15,000 पर मंथ की है. सो द ट्रांजैक्शन प्राइस इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ, जिसमें से 5 मिलियन जो है वो फिक्स है और 15,000 पर मंथ जो है वो वेरिएबल है. हमारा स्टेप 4 होता है कि हमने एलोकेट करना होता है ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे, यानी बेसिकली स्टेप 2 एंड 3 को कनेक्ट करने को हम स्टेप 4 कहते हैं. सो एलोकेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. अब ये भी क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है कि मशीन को 80% एलोकेट करना है और 20% स्पेयर पार्ट्स को एलोकेट करना है ऑफ 5 मिलियन, और कस्टोडियल सर्विसेज की जो वेरिएबल अमाउंट है वो सेपरेटली गिवन है. सो एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस शैल बी एज फॉलोज. सबसे पहले मशीन को हम 4 मिलियन एलोकेट करेंगे, दैट इज 80% ऑफ 5 मिलियन, और रेजिडुअल अप्रोच के तौर पे या जिस तरह से बताया हुआ है कि 5 मिलियन ऑफ 20% वो हम स्पेयर पार्ट्स को एलोकेट कर देंगे, दैट वुड बी 1 मिलियन इन टोटल. और कस्टोडियल सर्विसेज की वेरिएबल जो अमाउंट है 15,000 पर मंथ, उसके हिसाब से उनकी जो है एलोकेशन होगी. इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना या सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. सो स्टेप 5 वुड बी टू रिकग्नाइज रेवेन्यू ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तो रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज होगा? द रेवेन्यू शैल बी रिकग्नाइज्ड एज फॉलोज. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मशीन को जो है हमने क्योंकि एक तो एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया है, दूसरा ये है कि हमने फिजिकल पोजेशन भी मशीन की ट्रांसफ़र कर दी है. सो फॉर दैट रीज़न हम मशीन का जो रेवेन्यू है वो एट अ पॉइंट इन टाइम, जो कि 31 दिसंबर 2019 है.
इस पर रिकग्नाइज कर लेंगे। सो द मशीन एट अ पॉइंट इन टाइम कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को, इस टाइम पर हमने उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। इसके बाद अगर हम स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो स्पेयर पार्ट्स की फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन 31 दिसंबर 2019 को ही, जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ये पूरा पैराग्राफ डिस्कस किया था, तो एज पर बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट कि कस्टमर ने स्पेयर पार्ट्स को इंस्पेक्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और उसकी रिक्वेस्ट पर सिर्फ हमने अपने पास चीज़ रखी हुई है। लीगल टाइटल भी कस्टमर का है, वो चीज़ें आइडेंटिफाइड भी हैं, हमारा कोई राइट भी नहीं है उन पर कि हम उनको यूज़ कर सकें या किसी और को सेल कर सकें, और हम जो है सिंपली, और हमारे पास से वो रेडी टू शिपमेंट भी हैं। तो ये एक प्रॉपर बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट जिसके अंदर हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसकी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो कंट्रोल स्पेयर पार्ट्स का भी ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि कस्टमर की मर्जी चलेगी स्पेयर पार्ट्स पर, हमारी नहीं चल रही होगी। सो हु कैन डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट इज द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द एसेट। सो स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू भी सेम 31 दिसंबर 2019 को ही रिकॉर्ड होगा। द स्पेयर पार्ट्स एट अ पॉइंट इन टाइम, जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज 31 दिसंबर 2019, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट क्राइटेरिया मीट हो रहा है, और कंट्रोल जो है वो भी ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद हमारी बात आ जाती है कस्टोडियल सर्विसेज की, क्योंकि कस्टोडियल सर्विसेज जो हैं वो टाइम बेस्ड हैं, तो जितना टाइम गुजरेगा उस हिसाब से हमें पैसे मिलने हैं। तो इसमें टाइम बेस्ड मेजर जो है वो सूटेबल है, और मंथली जिस तरीके से उसका डिसाइड हुआ हुआ है वो ही ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी सेटिस्फेक्शन पॉइंट इन टाइम पर नहीं होगी, इसकी सेटिस्फेक्शन ओवर टाइम होगी। जितना टाइम गुजरता जाएगा उस हिसाब से हमारे जो कस्टोडियल चार्जेस हैं उसका रेवेन्यू बनता जाएगा। सो द कस्टोडियल सर्विसेज की सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी ओवर टाइम, और टाइम बेस्ड मेजर जो कि मंथली टाइम है वो इस सिचुएशन में सूटेबल है। तो क्वेश्चन के अंदर जो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट के ऊपर हमने स्टेप 1 टू स्टेप 5 इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना था, दैट वी हैव अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2019 के अटैम्प्ट से, और इस क्वेश्चन का टाइटल है गिटार वर्ल्ड। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट है कि हमने क्राइटेरिया लिस्ट करना है दैट मस्ट बी मेट टू काउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर अंडर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो क्राइटेरिया है इसको सिंपली लिस्ट करना है, डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद बी पार्ट है, इसके अंदर 2 सब सिनेरियो हैं 1 and 2। इसमें है कि गिटार वर्ल्ड नॉर्मली सेल्स मशीन A13 फॉर ₹1.7 million। मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर सच टाइप ऑफ मशीन आर प्रोवाइडेड सेपरेटली एट ₹25,000 पर मंथ। डिटेल्स ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मशीन A13 आर एज फॉलोज। और दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये है कि विद रेफरेंस टू IFRS 15 explain how the above contract should be recorded in GW's books for the year ended 31st December 2018. Show supporting calculations but entries are not required. तो एंट्रीज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे कोई सपोर्टिंग कैलकुलेशन होगी वो हमें शो करनी है, और मेन फोकस हमारा जो है वो एक्सप्लेन पर होगा। तो इस क्वेश्चन के जो है 2 सारे पार्ट्स पर पहले हम जो पार्ट ए को डिस्कस करेंगे, फिर बी सिनेरियो में सब पार्ट 1 एंड सब पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो 1 बाय 1 इन स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन का पार्ट ए जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को कब अकाउंट फॉर करना है अंडर IFRS 15। तो ये तमाम की तमाम कंडीशंस जो हम डिस्कस करेंगे 5 कंडीशन स्टैंडर्ड में मेंशन है, उनको हम ब्रीफली यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहे हैं, ये मौजूद होनी चाहिए। तो फिर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट उसको रिकग्नाइज किया जाता है। पहली बात तो ये कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर चुकी हैं, यानी एक बाइंडिंग इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद पार्टीज़ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो सकते हैं। पेमेंट टर्म्स एंटिटी लाजमी तौर पर आइडेंटिफाई कर सकती हो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। और कॉन्ट्रैक्ट का कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि, और कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि उसकी वजह से एंटिटी की जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कैश फ्लोज जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हों। अगर आपके कैश फ्लोज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्यूचर में, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। और प्रोबेबल होना चाहिए कि एंटिटी जो है कंसिडरेशन कलेक्ट कर लेगी।
जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन एंड एबिलिटी ऑफ द कस्टमर कि जी वो पे कर सकता है एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्ट ए का आंसर हमारा जो है सिंपली ये 5 जो आइटम्स हैं इनको लिस्ट डाउन करना होगा। इसके बाद हम जो है बी सिचुएशन के सब पार्ट 1 पे जाते हैं। On 1st July 2018, GW signed a contract with Energine Limited to sell machine A13 with 1 year free maintenance service at a lump sum payment of rupees 1.8 million. The amount was received upon delivery of machine on 1st August 2018. अच्छा, जो ईयर एंड है वो दिसंबर का है जैसे नीचे बताया हुआ है। तो अगस्त से लेके दिसंबर तक हमारे पास 5 मंथ्स का टाइम है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है 1 जुलाई को, लेकिन जो डिलीवरी ऑफ मशीन हो रही है और पैसे रिसीव हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं 1 अगस्त को। तो इसके अंदर अगर हम पूरी एक्सप्लेनेशन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं तो ये आपको स्टैंड अलोन प्राइसेस के लिए ऊपर का डाटा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मशीन की स्टैंड अलोन प्राइस 1.7 मिलियन है और मेंटेनेंस की जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है वो पर मंथ 25,000 है। तो इस हिसाब से इसकी पूरी डिस्कशन अब करते हैं स्टेप वाइज। तो पार्ट बी का सब पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं आंसर में। स्टेप 1 एंड 2 अगर हम एक साथ डिस्कस कर लें, जो IFRS 15 में हम अप्लाई करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट इज देयर और इसमें 2 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है हमारे पास, एक मशीन और एक मेंटेनेंस सर्विसेज। अब जो इन दोनों को अगर हम सेपरेटली मेंशन करें तो मशीन से विदाउट मेंटेनेंस सर्विस वो जो है बेनिफिट ले सकता है कस्टमर, और इसी तरीके से मेंटेनेंस सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हैं कॉन्ट्रैक्ट में और मशीन भी। फॉर दिस रीज़न ये दोनों जो आइटम हैं ये क्योंकि डिस्टिंक्ट हैं और डिस्टिंक्ट होने की क्राइटेरिया की वजह से इनको हम 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 एंड स्टेप 4 की। तो स्टेप 3 होता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी होती है, स्टेप 4 होता है कि उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। तो ये एलोकेशन कैसे होगी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो है स्टैंड लोन प्राइस क्या है हमारे पास। उसके बाद दो जो हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं उनको नोट करते हैं। तो 1 इज़ मशीन जो कि जब अलग से सेल की जाती है तो 1.7 मिलियन पर सेल की जाती है। उसके बाद मेंटेनेंस 25,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट वुड बी 300,000 और टोटल इसका बन जाता है हमारे पास 2 मिलियन। लेकिन हम ये कस्टमर को जो दे रहे हैं वो जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है दैट इज़ 1.8 मिलियन जो क्वेश्चन में दी हुई है। अब इस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है तो प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो मशीन का प्रोपोर्शन जो है परसेंटेजेस में दैट इज़ 85%, 1.7 मिलियन डिवाइड बाई 2 मिलियन, और 300,000 डिवाइड बाई 2 मिलियन इट वुड बी 15%। तो इस बेसिस पर अगर हम 1.8 मिलियन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास 30,000 मशीन की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1.8 मिलियन का 85% और 270,000 मेंटेनेंस सर्विस के आ जाते हैं विच इज़ 15% ऑफ 1.8 मिलियन। अगर पर मंथ मेंटेनेंस सर्विस कैलकुलेट करें तो वो बनेगी जो इसे 12 से डिवाइड कर देते हैं तो वो बनेगी 22,500, यानी हम कह सकते हैं कि 22,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 270,000। तो ये हमारा स्टेप 3 एंड 4 होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रेवेन्यू रिकग्निशन का मेन स्टेप है, दैट इज़ टू रिकग्नाइज रेवेन्यू एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड। सो रेवेन्यू रिलेटेड टू सेल ऑफ मशीन तो पॉइंट इन टाइम पर हम रिकग्नाइज करेंगे जब हम मशीन को डिलीवर कर रहे हैं 1 अगस्त 2018 को, और मेंटेनेंस सर्विसेज जैसे जैसे रेंडर होंगी उनके लिए टाइम बेस्ड मेजर सूटेबल है और ओवर टाइम उनको रिकग्नाइज करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं ईयर एंड तक दैट इज़ 31 दिसंबर, तो रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज होगा। तो इसमें रेवेन्यू रिकग्नाइज मशीन का तो हमारी सेल हो चुकी है तो हम उसे जो एलोकेटेड प्राइस है 15,30,000 इस पर रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारे पास मेंटेनेंस सर्विसेज हैं उनको 5 मंथ्स का हम रिकॉर्ड करेंगे तो 22,000 इंटू 5 दैट वुड बी 112,500। बाकी जो 7 मंथ्स की रिमेनिंग अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर शो होगी, क्योंकि कस्टमर से तो हम सारे पैसे ले चुके हैं, तो जो अभी हम रेवेन्यू नहीं बना चुके उसको हम अभी करंट लाइबिलिटी के तौर पर शो करेंगे क्योंकि वो हमारी अनसेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन था पार्ट बी के सब पार्ट 1 का, जिसमें हमने स्टेप 1 एंड 2 देन 3 एंड 4 को कंबाइन सॉल्व किया और स्टेप 5 सेपरेटली हमने मेंशन किया
और जहाँ कैलकुलेशन पॉसिबल थी उनको इनकॉर्पोरेट करना था क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वो भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड है। अब बी के सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। On 1st October 2018, GW sold machine A13 to Vitaline Limited for rupees 1.95 million. टिपिकली कितने की सेल करते हैं? 1.7 मिलियन की। As per the contract, payment would be made after 2 years. So we are getting more money because of the time factor. So यहाँ पे clearly significant financing component है. Maintenance service would also be provided for rupees 25,000 per month for 2 years, which would be paid at the end of each month. यानी ये 25,000 पर मंथ जो है ये 1.95 मिलियन में शामिल नहीं है, ये जो है मंथ एंड पर अलग अलग पे किया जाएगा, यानी ये जितना हो रही होगी मेंटेनेंस सर्विस उसके साथ साथ इसकी पेमेंट हो रही होगी। तो अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, तो हमें इंटरेस्ट का फैक्टर लेना चाहिए, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है और वो फिर हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। आल्दो के देना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिस तरह से पढ़ चुके हैं तो उसको अप्लाई करते हुए आप इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का हम एनालिसिस करते हैं डिटेल में। पार्ट बी का सेकंड पार्ट, स्टेप 1 एंड 2 जब हम अप्लाई करेंगे तो हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करने। तो यहाँ पे क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में दो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक मशीन और दूसरी मेंटेनेंस सर्विस। सेम रीज़न जिसकी वजह से वो इससे प्रीवियस पार्ट में डिस्टिंक्ट थी, उसी रीज़न से वो अभी भी डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि मशीन सेपरेटली सेल की जाती है, मेंटेनेंस सर्विस सेपरेट की जा सकती है और आइडेंटिफाइड भी हैं, कस्टमर भी इनसे अलग अलग बेनिफिट ले सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 एंड 4 की, यानी ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना और एलोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस एलोकेशन करना ट्रांजैक्शन प्राइस की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की। अब जिस तरह से हमने डिस्कस किया, देयर इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ मशीन विच इज एविडेंट फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉमिस कंसिडरेशन जो कि 1.95 मिलियन है और कैश सेलिंग प्राइस जो कि 1.7 मिलियन। अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट करना है तो हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा। तो इंटरेस्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि 2 इयर्स का टाइम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे सामने होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जो है आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या किसी चीज़ की लेते हैं, इनटू 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर एन नंबर ऑफ पीरियड्स। तो हमारे पास डाटा है, रेट नहीं है, यानी फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 1.95 मिलियन, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 1.7 मिलियन, एन नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास हैं 2, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बन जाता है कि आर इज इक्वल टू एफ बाई पी, यानी फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू होल पावर 1 बाय एन, और टोटल में से आप -1 कर देंगे क्योंकि ये जो इधर +1 का फैक्टर था ये उधर जाकर -1 बन गया। सिंपली अप्लाइंग दिस फार्मूला हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें जब फिगर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं तो 1.95 हमारी फ्यूचर वैल्यू थी और 1.7 मिलियन हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी। एन जो थे वो 2 इयर्स थे, तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाता है दैट इज़ 7.1%। तो जो इंटरेस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे वो 7.1% के हिसाब से करेंगे, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने हुए हैं तो सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकी रह गई मेंटेनेंस सर्विस। तो मेंटेनेंस सर्विस क्योंकि वेरिएबल है, पर मंथ के हिसाब से पे होगी, वो ऊपर 1.95 मिलियन में शामिल नहीं है। इसको सेपरेटली जैसे जैसे ये रिसीव होती जाएगी उस हिसाब से इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हमें अलग से बताई हुई है। इसके बाद है जी स्टेप 5, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, टू रिकग्नाइज रेवेन्यू एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड। अब जो रेवेन्यू रिलेटेड टू मशीन है वो तो डिलीवरी पर रिकग्नाइज कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर 2018 को, और रेवेन्यू रिलेटेड टू मेंटेनेंस सर्विस रिकग्नाइज होगा जैसे जैसे सर्विस रेंडर होती हैं। डिफरेंस जो है दैट इज़ ऑफ 1.7 और 1.95 मिलियन का, दैट इज़ 250,000, ये 2 इयर्स में का इंटरेस्ट के तौर पे रिकॉर्ड होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हम कैलकुलेशंस को भी रिफ्लेक्ट करें जहाँ तक पॉसिबल हो, तो हम उसको अगर फॉलो करते हैं तो 31 दिसंबर तक हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, मशीन हम रिकॉर्ड करेंगे 1.7 मिलियन की। जो मेंटेनेंस सर्विस है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हुए हैं तो 75,000 की मेंटेनेंस सर्विस का रेवेन्यू शो करेंगे, और इंटरेस्ट रेवेन्यू भी हम 3 मंथ का शो करेंगे। हमने ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 7.1%, तो 1.7 मिलियन पे 7.1% 3 मंथ का इंटरेस्ट हम लेंगे तो दैट इज 30,175। तो हमारा
सेल ऑफ मशीन का रेवेन्यू, मेंटेनेंस सर्विस का रेवेन्यू और इंटरेस्ट का रेवेन्यू, ये 3 डिफरेंट चीज़ें जो हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। तो जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स थी कि हम एक्सप्लेन करें रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 15 इस सिचुएशन पर विद कैलकुलेशन, सिर्फ जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी, तो हमने वो कैलकुलेशन जितनी मैक्सिमम पॉसिबल थी उसके साथ इनकॉर्पोरेट किए। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं। स्प्रिंग 2021 की अटैम्प्ट है और क्वेश्चन का टाइटल है कोवैक्सिन टेलीकॉम। तो क्वेश्चन का डाटा है कि ऑन 1 जनवरी 2021 Covaxin Telecom announced a new annual promotional package for its customers. The package comprises a mobile phone, full year unlimited on-net calls, and 1000 minutes per month on other networks. Package price is rupees 11,550 per quarter, payable in advance on the first day of each quarter. At the end of contract, the phone would not be returned to CT. Covaxin Telecom को रिटर्न नहीं होगा, यानी कस्टमर अपने पास वो फोन रख लेगा। On the first day of the promotional announcement, CT sold 1000 packages. Based on the data available with CT, it is expected that each customer would utilize 10,000 minutes of other networks with quarterly breakup as under. यानी 10,000 के हिसाब से अगर इसको ब्रेकअप करें तो ये 27% बन जाता है, ये 20%, 29% and 24%. The mobile phone has a retail value of 34,000. यानी मोबाइल फ़ोन की हमारे पास जो है स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस आ जाती है इफ सोल्ड सेपरेटली। अ मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल इज ₹500, ये मंथली है। वाइल एवरी कॉल ऑन अदर नेटवर्क इज चार्ज एट ₹1.5 पर मिनट इफ बिल्ड सेपरेटली। तो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है रिक्वायरमेंट से ऊपर, इसमें बेसिकली हमें स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए डाटा गिवन है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि कंप्यूट द क्वार्टरली रेवेन्यू to be recognized for the quarters ending 31st March 2021 and 30th June 2021। तो इस क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम इसके आंसर की डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। तो आंसर हम डेवलप करेंगे तो सबसे पहले हम वन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलोकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि 1000 पैकेजेस की कैलकुलेशन फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड की जा सके। तो हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ले लेंगे और स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस और फिर एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ये एक हमने वर्किंग बनाएंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टैंड लोन प्राइसेस और एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। तो हमारे पास 3 जो आइटम हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, पहले हम उनको ले लेते हैं। तो दैट इज बेसिकली मोबाइल फ़ोन, ऑन नेट कॉल एंड अदर नेटवर्क कॉल। तो ये हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेंशन कर दी। अब इनकी हम स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। मोबाइल फ़ोन की रिटेल वैल्यू 34,000 है, अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स 500 पर मंथ है और अदर नेटवर्क की कॉल 1.5 पर मिनट है और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 10,000 मिनट्स की है। सो बेस्ड ऑन दिस हम डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन के तो मेंशन कर सकते हैं 34,000, ऑन नेट कॉल्स में 500 पर मंथ है तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 6,000, और जो अदर नेटवर्क की कॉल है वो 1.5 रुपये की एक है और 10,000 कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं तो दैट वुड बी 15,000। टोटल कर लेते हैं 55,000 बनता है। अब हमारी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें ट्रांजैक्शन प्राइस दी हुई है दैट इज 11,550 पर क्वार्टर। तो इस बेसिस पर हम पूरे पैकेज की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। तो 4 क्वार्टर्स में हमारे पास पैसे बन जाएंगे 46,200। अब हमने एलोकेशन करनी है तो एलोकेशन इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 34,000 डिवाइड बाय 55,000 इंटू 46200।
तो दैट वुड बी 28560। तो इसको अगर हम यहाँ पर मेंशन भी करते जाते हैं, और इसी तरीके से अगर सेकंड वन में कैलकुलेशन करते हैं तो 6000 डिवाइड बाई 55,000 इंटू 46200। तो सेम कैलकुलेशन, सिर्फ अब हमने जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर 6000 का ले लेना है, और इसी तरह यहाँ पर जो है हमने बेसिकली 15,000 का ले लेना है। तो हमारे पास जो अमाउंट्स हैं वो आ जाएंगी 5040 एंड 12600। तो ये हमारी एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारा काम एंड नहीं होता। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्वार्टरली रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है 31 मार्च 2021 और 30 जून 2021 को, जबकि ये जो सारा प्रोसेस हमारा शुरू हो रहा है ये 1 जनवरी 2021 को शुरू हो रहा है। सो हम एक जो है वर्किंग और बना लेते हैं जिसमें हम रेवेन्यू रिकग्निशन कर लेंगे क्वार्टरली। तो क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021। तो तीनों जो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जैसे हमने ऊपर मेंशन की हुई हैं वही हम यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं। इसके बाद जो है हम इसमें रेवेन्यू को देख सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन तो एक ही बार डिलीवर होना है, पॉइंट इन टाइम पर इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 28560। सो दैट वुड बी मैंशनड हेयर। जहाँ तक ऑन नेट कॉल्स की बात है तो पूरे साल की 5040 हैं। तो एक क्वार्टर की मालूम करना चाहते हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, मोबाइल का पहले ले लेते हैं सारा कि नेक्स्ट क्वार्टर में मोबाइल का कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि एक बार वो पॉइंट इन टाइम पर डिलीवर हो गया, उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, ऑन नेट कॉल्स की बात करेंगे तो टोटल इसको एलोकेटेड है 5040। तो पर क्वार्टर निकालने के लिए आप 4 से डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी 1260। और सेम जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर भी अप्लाई हो रहा होगा। जब हम अदर नेटवर्क की कॉल्स की बात करेंगे तो हमारी जो एलोकेटेड अमाउंट है वो 12,600 है, और फर्स्ट क्वार्टर में 2,700 है, सेकेंड क्वार्टर में 2,000 है। तो सिंपली फर्स्ट क्वार्टर में हम कह सकते हैं कि ये जो 12,600 है इसमें से 2,700 आउट ऑफ 10,000 27% ले लें बेसिकली इसका, तो दैट वुड बी 3402। अच्छा, नेक्स्ट पीरियड में 2000 मिनट्स का एक्सपेक्टेशन है तो वो चेंज कर देंगे हम कि 12,600 इंटू 2000 बाई 10,000 यानी 20%, और दैट वुड बी 2520। तो अब हमारे पास जो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, रेवेन्यू है, वो आ जाएगा, एंड दैट इज़ 3322 फॉर फर्स्ट क्वार्टर एंड 3780 फॉर सेकेंड क्वार्टर। तो जो नंबर ऑफ पैकेजेस हैं वो क्वेश्चन में गिवन है कि 1000 पैकेजेस सेल हुए हैं, तो 1000 पैकेजेस की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ टोटल रेवेन्यू ऑफ द क्वार्टर। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम टोटल रेवेन्यू ऑफ क्वार्टर बताएं। तो हमने इसको दो स्टेप में काम कर किया है। एक तो पहले हमने एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस कर ली है, और उसके बाद जो है हमने उसकी क्वार्टरली रिकग्निशन कर ली है। इसको हम जो है एक गो में भी दोनों स्टेप कर सकते हैं ताकि आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बार बार ना लिखनी पड़े, लेकिन स्पेस की जो है ना कॉन्स्टेंट को सामने रखते हुए हमने इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।